हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण क्या होता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण यानी उसका समीकरण क्या होता है, कैसे समीकरण का निगमन होता है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है, उस समीकरण का आज हम निगमन करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे उस समीकरण का निगमन होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे। ये एक मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक मैग्नेट है जिसका ये पोल नॉर्थ है और यहीं पास में एक दूसरा पोल है इसका मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। ठीक है। मैग्नेटिक जो फील्ड है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे होगा, ऐसे। इसी दोनों ध्रुवों के बीच में हम एक कुंडली रखते हैं। कुंडली ध्यान देंगे, ये एक हम यहाँ पर एक ऐसे कुंडली को मान लेते हैं। यह एक क्या है, कुंडली है। ये एक कुंडली है। ठीक है। ये इस कुंडली को हमने इसमें रखा। कुंडली का जो ये तल है, ये पूरा तल, इस तल की जो दिशा होगी कुंडली के तल के लंबवत होगी ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। तो कुंडली के लंबवत दिशा, कुंडली के तल का जो लंबवत दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच, दोनों के बीच ये कोण बना थीटा। ठीक है। जिस कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस कुंडली के तल की जो लंबवत दिशा है वो ये है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। दोनों दिशाओं के बीच का कोण है थीटा। ठीक है। और ये जो चुंबकीय कुंडली है, इस कुंडली में जो तार लपेटे गए हैं तांबे का, उन तार के फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो ध्यान रखिएगा, हम ये सारी चीजें यहां पर मान लेंगे। माना B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। ये जो दोनों ध्रुवों, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र हमने उत्पन्न किया है वो है D। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो हमने कुंडली रखा है, उस कुंडली का क्षेत्रफल है वो है A। कुंडली का क्षेत्रफल A है। ठीक है। अच्छा, इस कुंडली में तार जो लपेटे गए हैं उनके फेरों की संख्या क्या है, n। n क्या है, कुंडली में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या है। ठीक है। n जो है, कुंडली में जो तार लपेटे गए हैं ऐसे आयताकार रूप में, उनके फेरों की संख्या क्या है, n है। अच्छा, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है कुंडली के तल का लंब दिशा
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। कुंडली के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, इतना हमें मानना पड़ेगा। एक चुंबकीय क्षेत्र लेना है बी, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखना है जिसका क्षेत्रफल क्या हो ए, और उस कुंडली में जो तार लपेटे गए हैं उनके फेरों की संख्या दिखानी होगी, और कुंडली के तल के लंबवत दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण। ठीक, अब ये कुंडली को हमें इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे वृत्तिगत कराना है उसको एक तरह से, या यूं कहें घूर्णनगत कराना है। ठीक है, तो जब इसको आप घूर्णनगत कराएंगे तो जिस वेग से घूर्णनगत करेगा वह वेग क्या होता है, ओमेगा, उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से t समय तक क्या करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति का मतलब इस कुंडली का अपना एक अक्ष होगा, ये इस अक्ष के परितः ये कुंडली ऐसे ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। तो जब कोई पिंड या कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमता है तो उसे हम घूर्णनगत कहते हैं। तो ये कुंडली भी अपने इस अक्ष के परितः ऐसे ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसके गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णनगत कहेंगे। और ये जिस वेग से घूर्णनगत कर रही है वो वेग क्या है, ओमेगा कोणीय वेग। और कितने समय तक ये घूर्णनगत की, t समय तक। तो जब ये t समय तक घूर्णनगत करेगी, ठीक है, घूमेगी, तो इस कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जब कुंडली ऐसे से घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस कुंडली के तल से गुजरेंगी। जब ये कुंडली ऐसे होगा तो सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। जब ये कुंडली घूम के ऐसे हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगी। फिर अगले राउंड में घूम के ऐसे हो जाएगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी। यानी जब कुंडली ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी प्रवेश करेंगी, कभी नहीं करेंगी, कभी प्रवेश करेंगी, कभी नहीं करेंगी। इसका मतलब जब प्रवेश करती हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स है, जब नहीं प्रवेश करती है तो चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जा रहा है। यानी यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो कितना परिवर्तित होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो फाई इक्वल टू हो जाता है, चूंकि फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर कुंडली में कुल कितने फेरे हैं, एन, तो यहां पर क्या लिख देंगे, एन। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। यानी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया, कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा।
ठीक है। अब जब कुंडली घूमेगी तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा और उस चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण इसमें प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होगा और उस प्रेरित वोल्टेज के कारण इसमें धारा बहने लगेगी। ठीक है, समझ में आई बात। जब ये कुंडली घूमेगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा और वो बदलाव के कारण ही इस कुंडली में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होगा और उस प्रेरित वोल्टेज के कारण इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो पहले हमने चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा ये निकाला। अब इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कुंडली में उत्पन्न प्रेरित क्या वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और फाई का मान ये है, हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, एन बी ए को डिफरेंशिएशन से बाहर कर दें तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए डी बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। ये क्लास 11th में आप जब वृत्तिगत पढ़े होंगे तो वहां पर ये प्रूफ किया गया है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू होती है, ये मान यहां रख देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए, ठीक, डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा की जगह रख देंगे ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। एन बी ए, देखिए कास ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो कास ओमेगा टी का टी के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो इसका मान होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना इसका मान होता है। कास ओमेगा टी का टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अब माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा और ये हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का अधिकतम जो मान होता है, अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है। इसका अधिकतम वैल्यू 1 होता है। तो जब ये अधिकतम वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ और इस अधिकतम वैल्यू में जब ये गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो भी अधिकतम ही आएगा। इसका मतलब जो E है वो अधिकतम मान मिलेगा उसका, एन बी ए ओमेगा, और इसको E नॉट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना है, 1 है। तो जब यहाँ 1 रख करके इस अधिकतम मान में इसका गुणा करेंगे तो ये मान जो आएगा गुणनफल वो अधिकतम आएगा और उस अधिकतम मान को हम क्या लिखेंगे, ई नॉट। यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट के। एक तरह से आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो उच्चतम मान, जिसे आप शिखर मान कहते हैं, उसका मान ये हो गया। ठीक, इसके जगह यहां पर ई नॉट रख देंगे तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या है, समीकरण है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण कहें या क्या कहें, समीकरण,
समीकरण है। यही आपका टॉपिक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण या समीकरण। तो ये तो वोल्टेज का परिमाण या समीकरण हो गया। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि कुंडली जो बनी है, ये आयताकार जो कुंडली आपने रखा है, ये कुंडली किसकी बनी है? तार की। किस तार की? तांबे के तार की। और तार किसका बना होता है? पदार्थ का। और जब पदार्थ का बना है तो पदार्थ में प्रतिरोध नामक गुण होता है, यानी इस कुंडली का अपना प्रतिरोध होगा। यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या हो? R हो, तो अगर इस कुंडली का प्रतिरोध R है तो I बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज बटा प्रतिरोध। है वो ना, ओम के नियम से धारा बराबर होता है वोल्टेज बटा प्रतिरोध, यानी I बराबर E बटा R। चलिए, I इक्वल टू E का मान ये है, यहां रख दीजिए, तो E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। और जब ये अधिकतम वोल्टेज है तो धारा भी क्या होगा? अधिकतम। तो यहां पर I हो जाएगा, ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ गई बात? तो ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया। यह प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण या क्या हो गया? समीकरण है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके पहले वीडियो में आप देखे होंगे, यही हमने लिखा था। और धारा का समीकरण ये लिखा था। ये समीकरण आया कैसे, इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण या समीकरण अगर पूछता है तो आप इस तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।